क्या आपको कहानियां और ऑडियो बुक्स पसंद हैं? तो जुड़िए नॉवल एक्सप्लेनर से, जहां हर कहानी खास बनती है। अब समय की कमी नहीं, कभी भी कहीं भी कहानियां सुनें। कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं? कमेंट में नाम लिखें। कुछ कहानियां 18+ दर्शकों के लिए हो सकती हैं। कृपया इन्हें ईयरफोन लगाकर सुनें। अभी सब्सक्राइब करें। अध्याय 123 यानवू शहर। रास्ते में मेंगबाई बहुत उत्साहित थी। वह जयकार करते हुए रथ पर आगे पीछे उछलता रहा। ओह, मेरा स्वामी नगर स्वामी है, मेरा स्वामी नगर प्रभु है। हाँ हाँ, उनके लिए एक खदान का प्रभारी पर्यवेक्षक पहले से ही एक बहुत शक्तिशाली अधिकारी था, और सिटी लॉर्ड एक ऐसा अस्तित्व था जिसका उसे सम्मान करना था। चेन जेन ने ठिठुरते हुए ठहाका लगाया और मजाक उड़ाया। यूनक्सियाओ, देखो तुमने खुद को कितना होनहार शिष्य पाया है। यूनक्सियाओ हंसा। वह सिर्फ एक बच्चा है, और सभी बच्चों का सपना या तो एक जनरल या स्टेट गार्जियन बनना है। उसका पतला शरीर मेंगबाई से ज्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए जब वह एक बूढ़े आदमी की तरह बोलता था तो इसने सभी को चौंका दिया और उन्हें एक दूसरे की ओर देखने पर मजबूर कर दिया। वे सभी इस तथ्य से आश्चर्यचकित थे कि उसके जैसा 15 वर्षीय लड़का उपस्थित किसी भी बूढ़े व्यक्ति की तुलना में अधिक दूर और गहराई से देख सकता था। ली चुनयांग और ली चांगफेंग ने एक दूसरे को देखा। दोनों अपने दिलों में खुशी महसूस कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि यह यूनक्सियाओं के पीछे के विशेषज्ञ का मार्गदर्शन रहा होगा जिसने उसे इतना अद्भुत व्यक्ति बना दिया। जहां तक यह बात है कि वह विशेषज्ञ गु फेयांग था या उसका शिष्य, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक यूनक्सियाओ उनके मार्गदर्शन में बड़े हुए, वे संतुष्ट थे। मास्टर, आपको कैसे पता चला कि मेरा सपना जनरल बनना था? सिटी लॉर्ड के रूप में कार्यभार संभालने के बाद मुझे जनरल बना दें। मैं एक सेना वापस लाऊंगा और अंकल ली और अन्य लोगों के सामने दिखावा करूंगा। मेंगबाई की आंखें चमक उठीं और उसके बचकाने शब्दों से हंसी की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। यूनक्सियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, जब आप मार्शल लॉर्ड बन जाएंगे तो मैं आपको जनरल बना दूंगा। जब उसने काम पूरा कर लिया तो उसके चेहरे पर अचानक चमक आ गई और वह आगे की ओर झुक गया। एक मार्शल लॉर्ड? मेंगबाई तुरंत हतोत्साहित हो गईं और कटु दृष्टि से कहा, अगर मेरे पास एक मार्शल लॉर्ड की ताकत होती तो मैं राज्य संरक्षकों का कमांडर बनना चुनती, न कि कोई जनरल। जियो क्विंगवांग का चेहरा भी चमक उठा, क्योंकि उसे आगे कुछ आभा महसूस हुई थी। उसने यूनक्सियाओ को आश्चर्य से देखा और पूछा, वे लड़के? यूनक्सियाओ ने थोड़ा सिर हिलाया और एक शब्द भी नहीं कहा। हर कोई हैरान था, और एक पल बाद ही उन्हें कुछ ऐसा महसूस हुआ जिससे उनके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। साथ ही वे उसकी दिव्य भावना की शक्ति से आश्चर्यचकित थे। रथ के आगे से एक तीव्र भयंकर आभा उड़ती हुई आई। राज्य की सड़क पर कतारों में व्यवस्थित रूप से खड़े सैनिक थे, सभी बख्तरबंद और चांदी के भालों से लैस युद्ध के लिए तैयार थे। उनकी उच्च आत्माओं और मनोबल ने उन्हें एक स्टील की पिन की तरह बना दिया, जो जमीन में गहराई तक घुसी हुई थी, अचल और अजेय। ली चुनयांग की आंखें चमक उठीं और उन्होंने ईमानदारी से प्रशंसा की, अगर मुझे उनके जैसे 1 लाख सैनिक दिए जाएं, तो मैं स्वर्गीय मार्शल महाद्वीप के सभी साम्राज्यों को हराने में सक्षम हो सकता हूं। चेन दाशेंग ने उसे घूरकर देखा। फिर सपने देखते रहो। ऐसे 2000 सैनिकों की सेना पहले से ही एक स्वर्ग विरोधी सेना है। मुझे आश्चर्य है कि उन्हें कैसे प्रशिक्षित किया गया था। मैं यह कहने का साहस करता हूं कि यदि 2 सेनाएं एक दूसरे का सामना करती हैं, भले ही दुश्मन सेना 2000 महान मार्शल मास्टर्स से बनी हो, तो वे यहां इन सैनिकों को हराने में सक्षम नहीं होंगे। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। रथ रुक गया और यूनक्सियाओ उसमें से बाहर निकला और शांत चेहरे के साथ सामने की ओर देखा। एक सैनिक सफेद घोड़े से नीचे उतरा और आगे बढ़ा, फिर एक घुटने के बल बैठ गया और बोला, कृपया हमें वुचेंग के राजा यानवू के पास ले आओ। हम आपकी तरफ से सेवा करना चाहते हैं। यूनक्सियाओ हंसा। बाई चेंगफेंग, आप सभी ने अभी तक स्नातक नहीं किया है। अकादमी में रहना और अपनी खेती जारी रखना वही है जो आपको अभी करना चाहिए।
मैं केवल व्यापार मेले में भाग लेने के लिए यानवू जा रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि मैं वास्तव में सिटी लॉर्ड के रूप में वहां रहूंगा? अब वापस जाएं, आप सभी। वे 2000 सैनिक कोई और नहीं बल्कि जियालन अकादमी की छात्र सेना थे। यूनक्सियाओं के साथ अपने समय के दौरान उनमें से प्रत्येक ने न केवल धन कमाया बल्कि उनके खेती के आधार में भी उछाल आया। और मर्डरस एयर स्क्रिप्ट के मार्गदर्शन में उनकी वास्तविक युद्ध शक्ति भी बढ़ गई थी। परिणामस्वरूप यूंगसियाओं के लिए उनकी प्रशंसा और सम्मान बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। सैनिक बाई चेंगफेंग था। यांगपो शहर के बाहर मैदान में लड़ाई के बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन कुछ समय तक स्वस्थ रहने के बाद वह लगभग पूरी तरह से ठीक हो गया था और ऐसे संकेत भी थे कि वह एक सफलता हासिल करने वाला था। वह थोड़ा अचंभित हो गया, लेकिन फिर उसने कहा, अभी सेमेस्टर ब्रेक है। नया सेमेस्टर शुरू होने पर हम अकादमी वापस जाएंगे। उनकी योजना पहले यूंगसियाओ का अनुसरण करने और नए सेमेस्टर शुरू होने तक इंतजार करने की थी। यूनक्सियाओ से बात करने के लिए बाई चेंगफेंग को 2000 छात्रों ने अपने नेता के रूप में वोट दिया था और अब सभी 2000 जोड़ी आंखें उसे पीछे से देख रही थीं। यदि वह मिशन को पूरा करने में विफल रहा तो उसे उनसे मिलने के लिए वापस जाने में बहुत शर्म आएगी। लो यूनशान ने मुस्कुराते हुए कहा, उन्हें आपका अनुसरण करने दीजिए। मैं देख रहा हूं कि उन्होंने अकेले खेती करने की तुलना में आपका अनुसरण करने में अधिक प्रगति की है। यहां तक कि उसने अपनी शुद्ध यांग ऊर्जा से ज़ियोक विंगवांग और चेन दाशेंग को लगातार ठीक करने की प्रक्रिया में भी अधिक प्रगति की थी। बाई चेंगफेंग बहुत खुश हुई और यूनक्सियाओं के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वह जल्दी से झुक गया और कहा, धन्यवाद शिक्षक लुओ। फिर वह पलटा और दहाड़ा, भाइयों, यंग मास्टर यूं सहमत हो गए हैं। ओह, हुर्रे, हुर्रे! मुझे पता था कि यंग मास्टर यूं सहमत होंगे। यह बहुत बढ़िया है। सभी 2000 छात्र तुरंत खुश हो गए और कई महिला छात्रों की आंखें खुशी से चमक उठीं। उनमें से लो लैंडुओ ने गहरी सांस ली। लिन यू, जो उसके बगल में खड़ी थी, को कुछ महसूस हो रहा था। उसने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से दबाया और कहा, वह अभी मजबूत है, लेकिन मैं कड़ी मेहनत करूंगा और उसे अपना लक्ष्य बनाऊंगा। देरसबेर मैं उसे हरा दूंगा। लुओ लैंडुओ ने उसे एक प्यारी सी मुस्कान दी, फिर हल्के से अपना सिर उसकी बाह पर झुका दिया। यूनक्सियाओं को दूर से देखकर वह जानती थी कि उनके रास्ते शायद फिर कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन कम से कम हर कोई मार्शल आर्ट के शिखर की ओर जाने वाली सड़क पर आगे बढ़ रहा था। बस चाहो और देखो ली यूनक्सियाओ। मैंने तुम्हें नीची दृष्टि से देखा, यह गलत था, लेकिन जब तक मैं आगे दौड़ता रहूंगा हम मार्शल आर्ट की राह पर फिर मिलेंगे। लुओ लैंडुओ ने लिन यू का हाथ कसकर पकड़ लिया और खुद को उसके करीब दबा लिया। एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ यूनक्सियाओ लुओ युनशान की ओर मुड़ा और कहा, मैं सिर्फ एक व्यापार मेले में जा रहा हूं, युद्ध में नहीं। इसके अलावा मुझे अकेले रहने की आदत है और मैं कभी भी सिटी लॉर्ड नहीं बनना चाहता था। ली चुनयांग ने अचानक कहा, यूनक्सियाओ, क्या आपको लगता है कि ये 2000 छात्र अभी भी धर्मनिरपेक्ष दुनिया के सैनिक बने रहेंगे अगर वे इसी तरह विकसित होते रहे? यूनक्सियाओ का चेहरा चमक उठा। क्या आपका मतलब है? चुनयांग सही है, ज़ियोक विंगवांग तुरंत समझ गया। यह बल पारंपरिक सैनिकों से कहीं आगे निकल गया है। हालांकि उनमें से अधिकांश अभी भी योद्धा हैं, मैं समझ सकता हूं कि उनकी हड्डियों में जानलेवा हवा राज्य के संरक्षकों से बहुत अलग नहीं होगी। ली चुनयांग ने मुस्कुराते हुए कहा, यूनक्सियाओ, क्या आप धर्मनिरपेक्ष दुनिया के साथ सभी संबंधों से अलग नहीं होना चाहते? दो सिर हमेशा एक से बेहतर होते हैं। यदि आपके पास यह बल है और हम में से बाकी लोग आपकी मदद करने के लिए हैं, तो आप जल्द ही एक ऐसी शक्ति बनाने में सक्षम होंगे जो सामान्य राज्यों से परे हैं। हाँ, हमारे पास यहाँ तियानशुई की कम से कम आधी लड़ने की ताकत है और हमारी क्षमता अनंत है, चेन दाशिंग ने कहा और उसकी आंखें चमक उठीं। हम यानवो को अपनी नींव के रूप में क्यों नहीं लेते और अपनी शक्ति विकसित नहीं करते, अंततः जूटियन संप्रदाय की तरह अस्तित्व में आ जाते हैं? जूटियन संप्रदाय फायरक्रो साम्राज्य का समर्थक और वास्तविक स्वामी था
और यह स्वर्गीय मार्शल महाद्वीप के अन्य स्थानों में भी प्रसिद्ध था। हालांकि सभी ने सोचा कि इस तरह के अस्तित्व में विकसित होना कुछ हद तक हास्यास्पद लक्ष्य था, वे कम से कम इसे अपने लक्ष्य के रूप में ले सकते थे और कुछ परिणाम प्राप्त कर सकते थे। यूनक्सियाओं की नज़र में जूटियन संप्रदाय कुछ भी नहीं था, स्वर्गीय मार्शल महाद्वीप पर केवल दूसरी या तीसरी श्रेणी की शक्ति थी। लेकिन वह अपनी सत्ता स्थापित करने के विचार से थोड़ा प्रलोभित थे। अपने पिछले जीवन में हालांकि वह बहुत ताकतवर था, फिर भी वह बिल्कुल अकेला था और उसके पास उसे सहारा देने की कोई शक्ति नहीं थी। कई बार विभिन्न शक्तियों द्वारा उनकी संख्या कम कर दी गई और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। यदि उसके पीछे कोई प्रबल शक्ति होती तो वह इतनी बार इतनी दयनीय स्थिति में न पड़ता। हाँ, वह स्वर्ग और पृथ्वी पावर चार्ट में तीसरे स्थान पर था, जिससे वह दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत आदमी बन गया। हालांकि जब भी हजारों वर्षों के इतिहास वाली उन महाशक्तियों ने हमला किया तो उन्होंने हमेशा दर्जनों या सैकड़ों लोगों को भेजा। वास्तव में यदि ऐसा नहीं होता क्योंकि कावाहोंगयान ने इस डर से अपने संप्रदाय की सभी सेनाओं के साथ उस पर हमला नहीं किया होता कि शेनक्सियाओं मंदिर क्षति बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो शायद वह स्नोफॉल पीक को छोड़ने में सक्षम नहीं होता। उत्साहित छात्रों को देखकर वह सोच में पड़ गए। वे सभी उच्च क्षमता वाले किशोर थे और उनकी प्रतिभा को तियानशुई में सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है। उनके मार्गदर्शन में उनकी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से असीमित होंगी और यह संभव था कि वे महाद्वीप पर प्रथम श्रेणी की शक्ति बन जाएं। उस स्थिति में मैं कुछ समय के लिए उन्हें अपने साथ लाऊंगा, यूंगसियाओ ने हल्के से कहा। जब उसने दूर तक देखा तो उसकी आंखों में रोशनी की एक किरण चमक रही थी और उसने ऐसी आवाज में कहा जिसे केवल वह सुन सकता था, चूंकि पिछले जन्म में मेरा शीर्षक वैनक्विशर था, इसलिए मैं तुम्हारा नाम दुबे रखूंगा। यानवो वास्तव में तियानशुई का सबसे समृद्ध शहर था और हजारों खजाना व्यापार मेला नजदीक होने के कारण यह गतिविधियों से भरपूर था। सभी मुख्य सड़कों की घेराबंदी कर दी गई, जबकि विदेशी व्यापारियों की आमद के कारण निरीक्षण बेहद सख्त हो गया। सराय लंबे समय से भरे हुए थे और अब आवासीय मकान भी बाहरी लोगों को ठहराने लगे थे। यूनक्सियाओं के आगमन से काफी हंगामा हुआ। पिछले पुराने सिटी लॉर्ड ने लंबे समय से अपने परिवार और सामान को आधिकारिक निवास से बाहर स्थानांतरित कर दिया था। वह राजधानी लौटने और वहां अपनी सेवानिवृत्ति बिताने की प्रतीक्षा कर रहे थे। शहर का मुख्य मुनीम वू जिशी यूनक्सियाओं को रिपोर्ट करने ही वाला था, तभी उसे बेरहमी से काट दिया गया। बस मुझे बताओ कि मेरे पास अब कितना पैसा है और वार्षिक आय और व्यय कितने हैं। मुझे अन्य चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। चूंकि उसने अपनी सत्ता स्थापित करने का निश्चय कर लिया था, अब पैसा ही उसकी प्राथमिकता थी। यूनक्सियाओ, जिसे अपने पिछले जीवन में इस तरह की कोई बात नहीं पता थी, हजारों लोगों को रखने का दबाव और भारी बोझ महसूस करने लगा। इससे वू जिशी को विराम मिला। उसने कई पैसों की चाहत रखने वाले सिटी लॉर्ड्स देखे थे, लेकिन यह पहली बार था जब वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिला जो पैसे के बारे में इतनी खुलकर बात करता था। अपने नए वरिष्ठ की उपेक्षा करने का साहस न करते हुए उसने जल्दी से गणना करना शुरू कर दिया। पिछले सभी सिटी लॉर्ड्स के विपरीत, जो अपने कार्यालयों से मुक्त होते ही चले गए, यह सिटी लॉर्ड वुचेन का नवनिर्मित राजा था और यानवू को उसकी स्थायी जागीर के रूप में दिया गया था। वार्षिक कर राजस्व लगभग 300 मिलियन सोने के सिक्के हैं। 150 मिलियन को राज्य के खजाने में बदल दिया जाएगा और शहर का व्यय 100 मिलियन के करीब होगा, लगभग 50 मिलियन को छोड़कर। लेकिन इस बार व्यापार मेले के कारण कुछ ही दिनों की छोटी अवधि में हजारों व्यापारियों ने शहर में प्रवेश किया है और उनके द्वारा भुगतान किया गया कर 120 मिलियन तक पहुंच गया है। वर्तमान में खजाने में शेष राशि 150 मिलियन सोने के सिक्के हैं। चूंकि उन्होंने यानवू में सभी परियोजनाओं को संभाला, इसलिए वे शहर की वित्तीय स्थिति की एक सामान्य तस्वीर तुरंत प्रदान करने में सक्षम थे। अध्याय 124 एक दानव जानवर का अंडा। अप्रसन्न होकर यूनक्सियाओं ने भौहें सिकोड़कर कहा, हर साल 50 मिलियन सोने के सिक्के शेष रहते हैं। व्यापार मेले से कर राजस्व को छोड़कर केवल 30 मिलियन कैसे बचे हो सकते हैं? बाकी पैसा कहाँ गया? वू जिशी को अपनी नाराजगी महसूस हुई
और उसने डरते हुए कहा, मेरे स्वामी, 50 मिलियन सोने के सिक्कों की वार्षिक शेष राशि में से 30 मिलियन राजधानी में दरबारियों पर खर्च किए जाते हैं और कुछ पूर्व सिटी लॉर्ड यू देहाई द्वारा ले लिए गए थे जब वह कार्यालय से मुक्त हो गए थे। पिताजी, यूनक्सियाओ ने मेज पर हाथ मारा और गुस्से से कहा, यह यानवू का पैसा है, यू देहाई का निजी खजाना नहीं। वू जिशी ने अपना सिर झुका लिया और एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वह अपने दिल में बुदबुदाया, क्या कोई अंतर है? जब प्रत्येक पूर्व सिटी लॉर्ड चला जाता है तो वे हमेशा सारा पैसा ले लेते हैं। इस बार क्योंकि यू देहाई को पता था कि उसका उत्तराधिकारी वुचेंग का राजा है, उसने जानबूझकर कुछ 30 मिलियन सोने के सिक्के पीछे छोड़ दिए और कहा कि ये वुचेंग के राजा के लिए उसकी बधाई का प्रतीक हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह नया सिटी लॉर्ड इतना युवा होगा और सांसारिक मामलों से अनभिज्ञ होगा। पिताजी, यूनक्सियाओ चिल्लाया, अपने साथ कुछ लोगों को राजधानी लाओ और यू देहाई से सारे पैसे वापस ले लो। करूंगा। ली चांगफेंग हंसते हुए अपने पैरों पर खड़े हो गए और दहाड़ते हुए बोले, वह मेरे बेटे की जागीर से सारा पैसा कैसे ले सकता है? मुझे लगता है कि वह जीने से थक गया है। आह! मुख्य मुनीम अचंभित रह गया। वुचेंग का यह राजा इतना मूर्ख कैसे हो सकता है? जो पैसा छीन लिया गया है उसे वापस लेने के लिए कौन किसी को भेजेगा? और जो पैसा उन्होंने निगल लिया है उसे कौन वापस करेगा? महाराज, ऐसा नहीं किया जा सकता, उसने झट से कहा। लॉर्ड यू देहाई की छोटी बहन महामहिम की पत्नी है, इसलिए उन्हें शाही चाचा माना जाता है। इसके अलावा वह और कई प्रथम श्रेणी के दरबारी दोस्त हैं। और मेरे प्रभु, आपको यह जानना चाहिए कि वह उन्हें हर साल जो पैसा देता है वह व्यर्थ नहीं है। ओह, आपने मुझे समय पर याद दिला दिया। यूनक्सियाओ ने हाथ हिलाया और कहा, यू देहाई के अलावा मैं चाहता हूं कि जिन दरबारियों ने यानवू से पैसे लिए थे वे सब कुछ उगल दें। वू जिशी, मुझे अंतिम 10 सिटी लॉर्ड्स के नाम बताएं। मैं अपने पिता से उनसे पैसे वापस लेने के लिए कहूंगा। यदि उनमें से कोई मर गया है तो उनके उत्तराधिकारियों को भुगतान करना होगा। आह! वू जिशी तुरंत भयभीत हो गया। यह बेतुका है। क्या वुचेंग के इस राजा को आधिकारिक रीति रिवाजों के बारे में कुछ भी पता नहीं है? क्या वह नहीं जानता कि ऐसा करने से वह सभी दरबारियों को नाराज कर देगा? मुझे लगता है कि वह अल्पकालिक सिटी लॉर्ड होंगे। हाँ हाँ, ली चांगफेंग ने हंसते हुए डार्क थंडर को कान से पकड़ा और कहा, इस लड़के को मेरे साथ ले चलो। मैं वादा करता हूं कि कार्य बिना किसी त्रुटि के पूरा हो जाएगा। ठीक है। ब्याज भी वसूलना याद रखें, जिसकी गणना वर्तमान सामान्य ब्याज के 3 गुना पर की जाती है। इन लोगों से कहें कि यदि वे ईमानदारी से भुगतान नहीं करते हैं तो मैं खुद जाऊंगा और उनसे कर्ज वसूल करूंगा। उन्हें प्राइमर्डियल स्टोन्स में भुगतान करने का प्रयास करें, क्योंकि सोने के सिक्के न तो खाए जा सकते हैं और न ही खेती में उपयोग किए जा सकते हैं। इससे अधिक लेना बेकार है। ठीक है, अब मैं चलता हूं। ली चांगफेंग हंसते हुए डार्क थंडर की पीठ पर चढ़ गए। मेरे वापस आने तक रुको। डार्क थंडर का चेहरा संकट और अनिच्छा से ढका हुआ था। हालांकि यूनक्सियाओ के आदेश पर उसने अपना सिर झुका लिया और बिजली की चमक में बदलकर राजधानी की दिशा में दौड़ने लगी। वो जिशी राक्षस जानवर की शक्तिशाली आभा और गति से चौंक गया था और उसके पूरे शरीर पर पसीना आ रहा था। लेकिन फिर वह ली चांगफेंग के कार्य के परिणामों के बारे में सोचकर बुरी तरह मुस्कुराया। उसे ऐसा लग रहा था कि सिटी लॉर्ड को जल्द ही फिर से बदल दिया जाएगा। मैं अब आपको आधिकारिक तौर पर डिप्टी सिटी लॉर्ड के रूप में नियुक्त करता हूं। आप शहर में हर चीज के प्रभारी होंगे और आपको पैसे के अलावा मुझे कुछ भी रिपोर्ट नहीं करना होगा। जब मैं प्रभारी बनना चाहूंगा तो मैं आपके पास आऊंगा। इतना कहने के बाद यूनक्सियाओ मुड़ा और चला गया और पूरी तरह से डरे हुए वो जिशी को पीछे छोड़ दिया, जो चकित और भ्रमित नजर के साथ वहां खड़ा था। क्या उसने मुझे डिप्टी सिटी लॉर्ड बना दिया? यानवू तियानशुई का सबसे अमीर शहर था और यहाँ तक कि एक निम्न रैंकिंग अधिकारी की नियुक्ति से भी राजधानी के कुछ शक्तिशाली दरबारियों की घबराहट बढ़ जाती थी। डिप्टी सिटी लॉर्ड के पद के लिए कई अधिकारियों ने वर्षों तक लड़ाई लड़ी थी
और अदालत ने यह तय नहीं किया था कि इसे किसे भरना चाहिए। वुचेंग के राजा ने मुझे डिप्टी सिटी लॉर्ड नियुक्त किया था, जैसे कि यह सिर्फ एक बच्चों का खेल हो। वो जिशी का दिमाग थोड़ा भटकने लगा और उसे एक स्वप्निल और अवास्तविक एहसास हुआ। वह लड़खड़ाते हुए अपने बिस्तर पर वापस आया और खुद को उस पर फेंक दिया, यह सोचते हुए कि वह अभी भी सो रहा होगा और जब वह उठेगा तो सब कुछ सामान्य होगा। बिना रुके यूनक्सियाओ ने सभी लोगों को पीछे छोड़ दिया और केवल मेंगवू, मेंगबाई और जियारोंग को अपने साथ लेकर व्यापार मेले के स्थल पर चला गया। 3 लोगों में से एक उनका शिष्य था, एक उनका नौकर था और एक सुंदर लड़की थी। उसके साथ शहर आने वाले अन्य लोग या तो उसके शिक्षक थे या बूढ़े लोग जिनके साथ खरीदारी करने में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब उसने असंख्य खजाने के भंडार का प्रतीक ऊंचाई पर लटका हुआ देखा तो उसे यकीन हो गया कि यह वही संगठन है जिसे वह अपने पिछले जीवन में जानता था। ऐसा लग रहा था कि यह उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक गहराई तक और व्यापक रूप से प्रवेश कर गया था। मैरियट ट्रेजर्स स्टोर को हेवनली मार्शल कॉन्टिनेंट का सबसे अमीर संगठन कहा जाता था। इसकी संपत्ति कीमियागर एसोसिएशन से भी अधिक थी। इसके अलावा इसने बड़ी संख्या में कीमियागरों के साथ साथ विभिन्न स्तरों के अनगिनत योद्धाओं को भी भर्ती किया था। इसलिए भले ही यह धनवान था, किसी ने भी इसका लालच करने की हिम्मत नहीं की। चलो मास्टर, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? मेंगबाई आग्रह करती रही। उसके जैसे युवा लोग भीड़भाड़ वाली जगहों के शौकीन थे और चूंकि वह एक गरीब बच्चे के रूप में पैदा हुआ था और उसने दुनिया बहुत कम देखी थी, इसलिए वह अब और इंतजार नहीं कर सकता था। मेंगवू भी बहुत उत्साहित थी। वह जानबूझकर एक नई पोशाक में बदल गई जिससे वह अन्य सभी छोटे फूलों के बीच एक सुंदर लिली की तरह दिखने लगी जो लगातार ध्यान आकर्षित कर रही थी। जब से वह और मेंगबाई यूनक्सियाओ का अनुसरण कर रही थीं, किन्यू उनके प्रति बेहद चौकस थीं और हमेशा उन्हें सभी प्रकार के ट्रेंडिंग कपड़े, गहने और मेकअप उपहार में देती थीं। पहले तो वे विशेष व्यवहार से थोड़े असहज थे, लेकिन फिर उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। साथ ही वे यह भी समझ गए कि यह यूनक्सियाओं की स्थिति से उन्हें लाभ हुआ था, इसलिए उन्होंने अपनी ताकत को अधिक महत्व देना शुरू कर दिया। अब वे दोनों 5 सितारा योद्धा थे और मेंगबाई 5 सितारा के शिखर पर भी पहुंच गई थी। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। सौभाग्य से यूनक्सियाओ का प्रदर्शन इतना अद्भुत था कि किसी ने भी दोनों भाई बहनों पर ध्यान नहीं दिया, अन्यथा उनके जबड़े आश्चर्य से झुक जाते। यूनक्सियाओ मुस्कुराया और उन्हें अंदर ले गया। व्यापार मेले ने शहर की कई महत्वपूर्ण सड़कों पर कब्जा कर लिया और पहले से ही लोगों से खचाखच भरा हुआ था। फायरक्रो साम्राज्य और अन्य आश्रित राज्यों के पुरुष और महिलाएं सभी यहाँ मौजूद थे और हवा में सौदेबाजी की शोर भरी आवाजें गूंज रही थीं। मेंगवू और मेंगबाई चकित थे, उन्होंने पहले कभी इतनी सारी चीजें एक साथ नहीं देखी थीं। दूसरी ओर हालांकि जियारोंग ने कई हजार खजाने व्यापार मेलों में भाग लिया था, फिर भी वह बहुत रुचि रखता था और वह ऐसी चीज की तलाश में रहता था जिसकी उसे जरूरत हो। हर तरफ से आवाजें और हंगामे की आवाजें सुनाई दे रही थीं। कई व्यापारी अस्थायी स्टालों के साथ और जमीन पर साधारण चौकोर कंबल बिछाकर बिक्री कर रहे थे। मास्टर, मास्टर, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, चलो अंदर चलें और देखें। मेंगबाई ने छलांग लगाई और एक दुकान की ओर इशारा किया। दुकान में जो कुछ बिक रहा था उससे आकर्षित होकर कुछ लोगों की भीड़ बाहर जमा हो गई। चूंकि वह लंबा नहीं था, मेंगबाई आसानी से भीड़ में से निकल गई और एक पल में चली गई। दुकान में नुकीली दाढ़ी वाला एक छोटा बूढ़ा आदमी था जो मुस्कुरा रहा था और भीड़ को अपना सामान समझा रहा था। दरवाजे पर एक चौकोर मेज पर एक विशाल क्रिस्टल बर्तन रखा हुआ था जिसके अंदर एक बच्चे जितना बड़ा अंडा खड़ा था जो क्रिस्टल बर्तन के प्रतिबिंब के तहत रंगीन रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। यह बहुत सुंदर था। एक राक्षसी जानवर का अंडा, जियारोंग ने आश्चर्य से कहा। यह एक अत्यंत दुर्लभ चीज है और इसे नीलामी में ले जाना अतिशयोक्ति नहीं है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वे इसे इतनी लापरवाही से वहां रख देंगे। मेंगवू ने अंडे को जुनून के साथ देखा, उसे चाहने की झलक दिखाई। कितना सुंदर अंडा है।
मुझे आश्चर्य है कि अंदर किस प्रकार का राक्षसी जानवर है। यूनक्सियाओ हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। यह सिर्फ एक साधारण सफेद दानव जानवर का अंडा है और रंग पूरी तरह से क्रिस्टल बर्तन से है। इसके आगे कैप्शन देखें। यह दूसरी श्रेणी का विंड ब्रेकिंग जहरीला फेर्रेट है। रुको, एक जहरीला फेर्रेट? यूनक्सियाओ एक पल के लिए रुका और खुद से बुदबुदाया, हालांकि अंडे में एक कमजोर जीवन शक्ति है। आखिरकार यह एक जहरीले फेर्रेट का अंडा है। अगर इसे मेंगबाई द्वारा पकाया और खाया जाता है तो इससे उसे बहुत फायदा होगा। जिया रोंग व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराई। युवा मास्टर, यूं आप वास्तव में इसे खरीदना और पकाना नहीं चाहते हैं, है ना? उसने अनुमान लगाया कि केवल यूनक्सियाओ ही एक अमूल्य दानव जानवर का अंडा खाने जैसा पागलपन भरा काम कर सकता है। हाँ करता हूँ, यूनक्सियाओ ने उसे थोड़ा सिर हिलाया। जिया रोंग ने तुरंत भीड़ को धक्का दिया और उन्हें दुकान में ले गया। अंडे के बगल में एक जेड बोर्ड था जिस पर लिखा था, दूसरी श्रेणी के विंड ब्रेकिंग जहरीले फेर्रेट का अंडा। विकास चक्र 5 वर्ष। एक वयस्क विंड ब्रेकिंग पॉइजन्स फेर्रेट की लड़ने की ताकत एक महान मार्शल मास्टर के बराबर थी, जो इसे यात्रा, हत्या और डकैती के लिए सबसे अच्छा साथी बनाती है। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। बॉस, हम सभी जानते हैं कि यह दानव जानवर का अंडा बहुत कीमती है, इसलिए आपको अब और समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन 10,000 मीडियल ग्रेड प्रिमोर्डियल स्टोन्स की कीमत बहुत डरावनी है। क्या यह सस्ता हो सकता है? एक योद्धा ने उदास चेहरे के साथ कहा, लेकिन उसकी आंखों में उत्साह बिल्कुल भी कमजोर नहीं हुआ। सस्ता? छोटे बूढ़े व्यक्ति ने खर्राटे लेते हुए योद्धा की ओर गुस्से से घूरकर देखा। यह पहले से ही सबसे कम कीमत है जो मैं पेश कर सकता हूं। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको अपनी लागत से कम कीमत पर बेचूं? अगर मुझे पैसे की तत्काल आवश्यकता नहीं होती, तो क्या आपको लगता है कि आप केवल 10,000 औसत दर्जे के प्राइमर्डियल स्टोन्स के साथ दूसरे दर्जे का दानव जानवर का अंडा खरीद सकते हैं? सपने देखते रहो। वह कुछ देर रुका और आह भरते हुए बोला, ईमानदारी से कहूं तो हम पहले से ही इस अंडे को घाटे में बेच रहे हैं, इसलिए यह सस्ता नहीं हो सकता। वास्तव में हमारा लक्ष्य अधिक लोगों को अपनी दुकान की ओर आकर्षित करना है। हर कोई कृपया अंदर आएं और देखें कि क्या आपको किसी और चीज की जरूरत है। भीड़ में से कोई नहीं हिला। जाहिर है उन्हें उनके द्वारा कही गई किसी भी अन्य बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी। सभी की नजरें बस अंडे पर टिक गईं। भले ही वे इसे वहन नहीं कर सकते थे, फिर भी कम से कम वे इसे देख तो सकते थे। योद्धा के चेहरे पर अनिच्छा के भाव झलक रहे थे। उसने कई लोगों से नजरें मिलाईं, फिर वे भीड़ से बाहर निकल गए और धीमी आवाज में चर्चा करने लगे। अन्य दर्शक भी यह दृश्य देखते हुए बातें कर रहे थे। जल्द ही योद्धा फिर से दुकान में घुस गया। ऐसा लग रहा था कि उसने अपना मन बना लिया है और उसने कहा, बॉस, मैं यह अंडा खरीदूंगा। लेकिन आपको हमें एक सबूत देना होगा कि यह वास्तव में दूसरे दर्जे का विंड ब्रेकिंग जहरीला फेर्रेट है। अगर यह जहरीला फेर्रेट या सिर्फ एक मृत अंडा नहीं है तो हम बहुत सारे पैसे खो देंगे। छोटे बूढ़े आदमी ने अंडे के पास कई लोगों की ओर इशारा किया और कहा, अपनी आंखें खोलो और उन्हें देखो। यह मैरियार्ड ट्रेजर्स स्टोर द्वारा जारी 7 दिन की बिना कारण वापसी की गारंटी का लोगो है और यह उत्पाद गुणवत्ता आश्वासन का लोगो है। अगर हम कोई नकली सामान बेचते हैं तो हमें मार दिया जाएगा। अध्याय 125 आत्मा फल। मैरियड ट्रेजर्स स्टोर अपने लौह नियमों के लिए प्रसिद्ध था। जो कोई भी खुले तौर पर इसके नियमों का उल्लंघन करने का साहस करेगा, उसे दंडित किया जाएगा, भले ही वे फायरक्रो साम्राज्य के शाही सदस्य हों। इसकी देखरेख में कोई भी छल का सहारा लेने का साहस नहीं करता था। योद्धा ने अपनी अंगूठी से एक भंडारण बैग निकाला और उसे छोटे बूढ़े व्यक्ति की ओर फेंकने के लिए तैयार हुआ। लेकिन उस क्षण जिया रोंग ने अचानक कहा, यह वास्तव में दूसरी श्रेणी के विंड ब्रेकिंग पॉइजन्स फेर्रेट का असली और जीवित अंडा है, लेकिन इसकी जीवन शक्ति कमजोर होती जा रही है। मुझे लगता है कि यह शायद 1 महीने के भीतर मृत अंडा बन जाएगा।
मुस्कुराता हुआ छोटा बूढ़ा आदमी बैग लेने ही वाला था कि उसने योद्धा का हाथ हवा में रुकते हुए देखा, फिर बैग के साथ अचानक पीछे हट गया। बैग को अपनी बाहों में पकड़कर और सावधानी से उसकी रक्षा करते हुए योद्धा ने विक्रेता की ओर देखा और चिल्लाया, क्या? एक मरता हुआ अंडा? बूढ़े की आंखों में घबराहट की झलक थी और अगले ही पल उसका चेहरा गुस्से से चमक उठा। वह भीड़ में से निकल गया और चिल्लाया, वहां कौन जाता है? कौन बकवास कर रहा है? खुद को दिखाओ। सभी की निगाहें एक ही समय में जिया रोंग पर पड़ी। वह ठंडे स्वर में मुस्कुराया और अंडे की ओर तिरस्कारपूर्वक देखते हुए कुछ कदम आगे बढ़ा। मैं तुम्हें सबके सामने इस अंडे को क्रिस्टल बर्तन से बाहर निकालने की चुनौती देता हूं। मुझे यकीन है कि इसकी सतह पर हरे धब्बे दिखाई देने लगे हैं। यही कारण है कि आपने इसे क्रिस्टल बर्तन में रखा है, ताकि आप क्रिस्टल की रंगीन रोशनी से सभी को धोखा दे सकें। बूढ़े व्यक्ति का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया, क्योंकि जिया रोंग बिल्कुल सही था। उसकी हथेलियों में पसीना आने लगा, लेकिन वह फिर भी गुर्राया, जब तुम नहीं समझते हो तो समझने का नाटक मत करो। अभी यहाँ से चले जाओ और परेशानी पैदा करना और बकवास करना बंद करो, या तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करने के लिए मुझे दोष मत दो। हम शुरुआत में जिया रोंग भी निश्चित नहीं थी। उसने अभी अभी वही कहा था जो यूनक्सियाओ ने उसे वॉयस ट्रांसमिशन के माध्यम से कहने के लिए कहा था। लेकिन जैसे ही उसने विक्रेता की अभिव्यक्ति देखी, उसे पता चल गया कि यूनक्सियाओ पूरी तरह से सही था। उसके हाथ पलटते ही उसकी हथेली में दूसरे दर्जे के कीमियागर का बिल्ला दिखाई दिया और उसने उपहास के साथ कहा, मैं दूसरे दर्जे का कीमियागर हूं। क्या आप मेरी ताकत और विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं? क्या वह दूसरे दर्जे का कीमियागर है? वाह! क्या युवा द्वितीय श्रेणी का कीमियागर है? कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना पेशेवर है और एक नज़र में बता सकता है कि अंडे में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, मैंने तुमसे कहा था, राक्षस जानवर का अंडा मिलना मुश्किल है। तो कोई इसे इस तरह बिक्री के लिए कैसे रख सकता है? सौभाग्य से मैं इसके झांसे में नहीं आया। बह, आपके पास पैसे ही नहीं हैं। मैंने सुना है आप कहते हैं कि आप अंडा खरीदने के लिए अपना घर और पत्नी बेचना चाहते हैं। विक्रेता मौके पर ही ठिठक गया और जब उसने असली दूसरे स्तर के कीमियागर बैच को देखा तो उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें लुढ़क गईं। योद्धा ने जल्दी से प्रिमोर्डियल स्टोन्स का बैग वापस अपनी अंगूठी में रख लिया और गुस्से से चिल्लाया, तुम्हारा दिल काला है। मैंने तुम पर लगभग भरोसा किया और अपने भाइयों को बचाने के लिए तुम्हें दे दिया, और मैंने इसे इकट्ठा करने के लिए कई वर्षों में बहुत मेहनत की थी। तेज आवाज ने बूढ़े आदमी को चौंका दिया, जिसने तुरंत कांपती आवाज में कहा, मैं मुझे नहीं पता था कि यह एक मरता हुआ अंडा है। जब उसने देखा कि सभी दर्शक उसकी ओर इशारा कर रहे हैं, तो उसने घबराहट में भीड़ को दूर कर दिया और कहा, चले जाओ, चले जाओ। मैं इसे अब और नहीं बेचूंगा। इससे हर चेहरे पर हिकारत भरी नजर आ गई, लेकिन फिर भी भीड़ जल्द ही तितर-बितर हो गई। योद्धा ने आकर जिया रोंग को धन्यवाद व्यक्त किया, जिसने सच्चे चेहरे के साथ उत्तर दिया, यह कुछ भी नहीं है। झूठों को बेनकाब करना और न्याय को बरकरार रखना एक महान कीमियागर का कर्तव्य है। मास्टर जिया रोंग, आप बहुत अद्भुत हैं, मेंगबाई ने प्रशंसा भरी दृष्टि से कहा। जल्दी बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि यह एक मरता हुआ अंडा है? जिया रोंग का चेहरा गर्व से चमक उठा और वह फुफकारने लगा, यह कोई बड़ी बात नहीं है। विक्रेता सिर झुकाए अपना सामान पैक करने में व्यस्त था। यह उसका यहाँ पहला दिन था, फिर भी उसकी चाल का खुलासा हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि वह अब इस व्यापार मेले में नहीं रह सकेंगे। और चूंकि जिया रोंग दूसरे दर्जे का कीमियागर था, उसने उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह केवल खुद को बदकिस्मत मान सकता था। बॉस, क्या आप अब भी यह अंडा बेचना चाहते हैं? बूढ़ा आदमी रुका और यूनक्सियाओ की ओर देखा, फिर भौहें चढ़ाकर कहा, तुम्हें पता है कि यह एक मर रहा अंडा है। क्या तुम वाकई इसे खरीदना चाहते हो? यूनक्सियाओ हंसा। हर किसी की अपनी जरूरतें होती हैं। ऐसा होता है कि मुझे ऐसे अंडे की जरूरत होती है।
आह, तुम्हें ऐसे अंडे की जरूरत है? विक्रेता चौंका, लेकिन फिर उसका चेहरा तुरंत चमक उठा। हाँ हाँ, चूंकि आप इसे खरीदना चाहते हैं, मैं इसे आपको बेच सकता हूँ। हाँ हाँ, खैर, हालांकि यह एक मरता हुआ अंडा है, कम से कम यह अभी भी जीवित है। इसलिए आपको मुझे 5,000 मीडियल ग्रेड प्राइमर्डियल स्टोन्स का भुगतान करना होगा। 5,000 औसत दर्जे का? नहीं, निम्न दर्जे का। क्या? विक्रेता चिल्लाया। निम्न श्रेणी? वह केवल 50 औसत दर्जे का है। आप इतने मतलबी नहीं हो सकते, है ना? मतलब? फिर आप इसे रख सकते हैं और 1 महीने में खुद ही पका सकते हैं। मत जाओ। 1,000 औसत ग्रेड के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, 500, 200। अरे मत जाओ। 100 औसत दर्जे के आदिम पत्थर। सौदा या कोई सौदा नहीं। उफ, ठीक है, मैं खुद को बदकिस्मत मानूंगा। यह वास्तव में बहुत बड़ी कीमत है। विक्रेता को इस पर विचार करने में केवल कुछ सेकंड लगे। आखिर 1 और महीने में उसे अंडा खुद ही खाना पड़ेगा। और भले ही उसने इसे अभी न बेचा हो और लोगों को धोखा देने के लिए इसका उपयोग करना जारी रखा हो, जो लोग राक्षस जानवर का अंडा खरीद सकते थे, वे संभवतः उसे मार डालेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। यूनक्सियाओ ने तुरंत भुगतान सौंप दिया और अंडा अपनी अंगूठी में रख लिया, फिर दूसरों की ओर देखकर मुस्कुराया और कहा, चलो चलें। जिया रोंग ने खुशी से उत्तर दिया, हाँ यंग मास्टर यूं। अब जाने का समय हो गया है, मिंगबाई। वे चारों अन्य स्टॉलों पर जाने के लिए एक साथ निकल गए और बूढ़े व्यक्ति को खाली चेहरे और चौड़ी आंखों के साथ वहीं खड़ा छोड़ दिया। अरे, वे एक दूसरे को जानते हैं, वह चिल्लाया। हाँ हाँ, युवा मास्टर युन, आप वास्तव में मतलबी हैं। पलक झपकते ही कीमत 10,000 से घटाकर 100 कर दी। सक सक, वह विक्रेता वास्तव में बदकिस्मत है। ठीक है, इसका मुख्य कारण यह है कि अंडा वास्तव में खत्म हो रहा है और इसकी इतनी कीमत नहीं है। आह, तो मास्टर ही चाल चल रहा था। लेकिन आप एक मरता हुआ अंडा क्यों खरीदना चाहते हैं? तुम्हारे खाने के लिए। उफ, यूनक्सियाओ ने अंडा निकाला और मेंगबाई की अंगूठी में डाल दिया और गंभीरता से कहा, हालांकि यह दूसरी श्रेणी का विंडब्रेकिंग जहरीला फेरेट लड़ने की ताकत में मजबूत नहीं है, लेकिन इसके शरीर में मौजूद विष गर्दन में एक वास्तविक दर्द है। यह अभी भी हल्का है, इसलिए इसे पकाएं और वापस आने पर तुरंत खा लें। यह आपकी ताकत के लिए बहुत मददगार होगा। मेंगबाई अवाक रह गई और उसने मूर्खतापूर्वक पूछा, इसे खाओ मेरे खाने के लिए। लेकिन इतने बड़े अंडे को खत्म करने में मुझे कितना समय लगेगा? आपको इसे एक ही बार में खाना चाहिए ताकि आप इसे पूरी तरह से अवशोषित कर सकें। मेंगवू ने मेंगबाई के सिर को छुआ और आदेशात्मक स्वर में कहा, वह करो जो यंग मास्टर युन तुम्हें करने के लिए कहता है। वह इसे तुम्हारे भले के लिए कर रहा है। ओह, काश मेरे पास एक अच्छा दानव जानवर का अंडा होता, जिससे एक प्यारा सा दानव जानवर पैदा हो सकता। अचानक यूनक्सियाओ रुक गया और मेंगवू की ओर देखकर मुस्कुराया। फिर मानो जादू से उसने एक बड़ा दानव जानवर का अंडा निकाला और उसे सौंप दिया। यह अंडा सचमुच एक अच्छी चीज है। इसे सेने का प्रयास करें। मेंगवू अचंभित रह गया। यह युवा मास्टर यूं, आपको यह कहाँ मिला? यह किस जानवर का अंडा है? यूनक्सियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, संक्षेप में यह एक अच्छी बात है। जब आप वापस जाएंगे और इसे अंडे सेने का प्रयास करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जब समय आएगा, मैं आपको जानवरों को नियंत्रित करने की कला सिखाऊंगा। जब तक आप अंडे में बंदे को वश में कर लेते हैं, आपको पूरे फायरक्रो साम्राज्य में चोट लगने का कोई डर नहीं होगा। अंडा जू पिंगहोंग की अंगूठी में पाया गया था। एक बीस्ट मास्टर के रूप में स्वाभाविक रूप से उसके पास कई अच्छी चीजें थीं। यहां तक कि यूनक्सियाओ भी अंडे को देखकर आश्चर्यचकित रह गया और उसने इसे एक खजाने के रूप में रखा था। वाह, यह तो कुछ है। मुझे भी एक चाहिए, मास्टर। मेंगबाई की आंखें चमक उठीं जब उसने लार टपकाते हुए अंडे को देखा।
क्या मैंने तुम्हें पहले ही एक नहीं दिया था? तुम्हारे पास पर्याप्त नहीं था? यूनक्सियाओ ने उसे घूरकर देखा और फिर मेंगवू से कहा, इसे जल्दी से हटाओ। कई लोग देख रहे हैं। मेंगवू को अपने दिल में गर्माहट महसूस हुई और उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसने धीमी आवाज में उत्तर दिया और अंडा रख दिया। यह उनकी बहुत दयालुता है कि उन्होंने बिना 2 बार सोचे मुझे इतनी मूल्यवान चीज दे दी। अरे, क्या तुमने वह देखा? ऐसा लगता है कि उस लड़के ने अभी अभी 2 राक्षस जानवर के अंडे निकाले हैं। मैंने वह भी देखा और मुझे लगा कि मैं मतिभ्रम कर रहा हूं। अरे, वह कौन है? वह इतना अमीर क्यों है? मुझे नहीं पता, लेकिन उसने वास्तव में उस लड़की को खुश करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया। कृपया मेरे गधे, 2 दानव जानवरों के अंडों के बराबर एक लड़की नहीं है। आप सिर्फ एक के साथ दुनिया की सभी लड़कियों को पा सकते हैं। ओह, मैं इससे सहमत हूं। ऐसा लगता है जैसे वह सचमुच बहुत खर्चीला है। राहगीरों की आवाजें उनके कानों में पड़ी। मेंगवू इतनी शर्मीली थी कि उसकी गर्दन भी लाल हो गई थी। उसके भाई ने उसके माथे पर हाथ रखा और उत्सुकता से पूछा, तुम्हें क्या हो गया है बहन? तुम्हारा माथा इतना गर्म क्यों है? क्या तुम्हें बुखार है? बंग। मेंगवू की आंखें गुस्से से जल उठीं क्योंकि उसने मेंगबाई को जमीन पर पटक दिया, जिससे ईंटों के कुछ टुकड़े टूट गए। जिया रोंग ने सावधानी से कहा, युवा मास्टर, यूं चलो चलें। यहाँ बहुत सारे लोग हैं और हमें इतनी मूल्यवान बात सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं करनी चाहिए। मुझे डर है कि हम पहले ही किसी के निशाने पर आ चुके हैं। यूनक्सियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, यह ठीक है। अगर कोई वास्तव में हमें उकसाने की हिम्मत करता है तो हम उसे यहाँ हमेशा के लिए शांति से रहने देंगे। उन्होंने अपने आसपास की बातचीत को अनसुना कर दिया और व्यापार मेले को देखते रहे। जल्द ही एक छोटे से स्टॉल पर एक वस्तु ने यूनक्सियाओ का ध्यान खींचा। बॉस, इस फल की कीमत क्या है? यूनक्सियाओ ने कंबल पर रखे एक लाल रंग के फल की ओर इशारा किया। उसकी आंखें एक अजीब सी चमक रही थीं। स्टॉल के दूसरी तरफ एक मोटा आदमी बैठा था। अपने दिव्य ज्ञान से उसे संक्षिप्त रूप से स्कैन करने के बाद यूनक्सियाओ को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह एक 1 स्टार मार्शल मास्टर था। कुछ क्षणों तक विचार करते हुए उस आदमी की आंखें चमक उठीं और फिर उसने कहा, 5000 निम्न श्रेणी के आदिकालीन पत्थर, 5000 निम्न श्रेणी के प्राइमर्डियल स्टोन। आप जाकर किसी को लूट क्यों नहीं लेते? ऐसा जंगली फल केवल प्यास बुझा सकता है या भोजन से पहले या बाद में क्षुधावर्धक के रूप में लिया जा सकता है, लेकिन आप इसे 5000 निम्न श्रेणी के प्राइमर्डियल स्टोन में बेच रहे हैं। मेंगबाई सबसे पहले रोने वाली थीं। हालांकि वह फल नहीं जानता था, लेकिन एक नजर में ही उसे पता चल गया कि यह पहाड़ों से आया है। वह आदमी रुका और गुस्से से बोला, तुम तो अभी बच्चे हो तो क्या जानते हो? यह एक स्पिरिट फ्रूट है। मैं पहाड़ों में पला बढ़ा हूं और मैंने जितने जंगली फल आपने देखे हैं उससे कहीं अधिक खाए हैं। एक स्पिरिट फल? मेरी गांड, मेंगबाई ने तिरस्कारपूर्वक कहा। मास्टर, उससे मूर्ख मत बनो। मुस्कुराते हुए यूनक्सियाओ ने उस आदमी की ओर देखा और पूछा, क्या आप इस फल को जानते हैं? इसका नाम क्या है? आदमी ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं इसका नाम नहीं जानता, लेकिन मुझे यकीन है कि यह एक स्पिरिट फल है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से इसके लिए एक तीसरे दर्जे के ग्रीनस्केल पायथन और एक तीसरे दर्जे के ब्लड स्ट्रिप्ड टाइगर को एक दूसरे से लड़ते देखा, जिसका अंत आंतरिक परिणाम में हुआ। मैं इसे 5000 निम्न श्रेणी के प्रिमोर्डियल स्टोन्स में बेचता हूं। इसका कारण यह है कि मैं इस फल को नहीं जानता, लेकिन मेरा मानना है कि इसका वास्तविक मूल्य इससे कहीं अधिक है। यूनक्सियाओ की पलकें झपकीं और उसकी आंखों में रोशनी की एक किरण चमक रही थी। प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, एक रक्तधारी बाघ। चूंकि 2 राक्षस जानवर एक आंतरिक परिणाम में समाप्त हो गए थे और तुम्हें फल भी मिला है, इसलिए मुझे यह मत कहो कि तुमने उन्हें जाने दिया। अध्याय 126 संघर्ष। उस आदमी का चेहरा तुरंत उतर गया। उसने बाएं और दाएं सावधानी से देखा, फिर धीमी आवाज में कहा, तुम क्या चाहते हो? यूनक्सियाओ हंसा।
घबराओ मत। तीसरे स्तर के राक्षस जानवर का शव वास्तव में एक खजाना है, लेकिन यह मेरे लिए कुछ भी नहीं है। रक्तधारी बाघ के दांत और इस फल के लिए कितना? मैं उन्हें एक साथ ले जाऊंगा। वह आदमी झिझक रहा था। उसने किसी को यह बताने की हिम्मत नहीं की कि उसे 2 तृतीय श्रेणी के राक्षस जानवरों के शव मिले हैं। आखिरकार वह बहुत कमजोर था और इतना कीमती खजाना उसे मुसीबत में डाल सकता था। उसने उन्हें व्यापार मेले के दौरान एक नीलामी में गुप्त रूप से बेचने की योजना बनाई थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह सब कुछ उगल देगा। मुझे कीमत बताओ, यूनक्सियाओ मुस्कुराया। आप बहुत घबराए हुए हैं। यह 1000 खजाना व्यापार मेला है। कोई भी आपको छूने की हिम्मत नहीं कर सकता। आपको कुछ भी नहीं पता। बड़े आदमी ने उस पर तिरस्कार भरी दृष्टि डाली और रुखाई से कहा, हाँ, कोई भी यहाँ हमला करने की हिम्मत नहीं करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भीड़ के बीच कितनी आंखें और कान छिपे हुए हैं? अगर वे देखते हैं कि आप धन में समृद्ध हैं लेकिन ताकत में कमजोर हैं, आपको संभवतः तियानशुई में हमेशा के लिए शांति से आराम करना होगा। आंखें और कान यूनक्सियाओं ने कई तेज निगाहों की भी खोज की थी। शायद वे तथाकथित आंखें और कान थे। विक्रेता ने धीमी आवाज में कहा, मैं आपको बाघ के दांत बेच सकता हूं, लेकिन मैं उन्हें अलग से नहीं बेचता। आपको पूरा बाघ लेना होगा। 5000 मध्य श्रेणी के प्राइमर्डियल पत्थर समझौता योग्य नहीं। मैं आपको उपहार के रूप में जंगली फल दूंगा। यूनक्सियाओं ने प्रस्ताव पर विचार किया, फिर कहा, मुझे दांतों की क्षति की जांच करने की आवश्यकता है। तीसरी श्रेणी के दानव जानवर के लिए 5000 औसत दर्जे के प्राइमर्डियल पत्थर न तो महंगे थे और न ही सस्ते। रक्तधारी बाघ की सबसे मूल्यवान चीजें उसके दांत और त्वचा और फिर खून थे। उनमें से बाकी तो साधारण सामग्रियां थीं। यदि दांत और त्वचा क्षतिग्रस्त हो गए तो इसका मूल्य काफी कम हो जाएगा। दांत बिल्कुल सही स्थिति में हैं, लेकिन अजगर से लड़ाई के परिणामस्वरूप त्वचा को कुछ नुकसान हुआ है। सौदा। यूनक्सियाओं ने एक भंडारण बैग निकाला और उसे सौंप दिया। उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए तुरंत अपनी दिव्य भावना से बैग की सामग्री का निरीक्षण किया, फिर एक और भंडारण बैग निकाला और यूनक्सियाओं की ओर फेंक दिया। इसकी सामग्री पर नजर डालने के बाद यूनक्सियाओं ने सिर हिलाया और विदा लेते समय कंबल पर रखे फल को उठा लिया। वह आदमी जल्दी से अपना सामान पैक करने और दूसरी जगह जाने की योजना बनाने से पहले कुछ देर तक उन चारों की पीठ को देखता रहा। युवा मास्टर यूं, ऐसा लगता है कि कई निगाहें हमारा पीछा कर रही हैं, जियारोंग फुसफुसाए। मुझे लगता है कि वे राक्षस जानवर के अंडे से आकर्षित हैं। यूनक्सियाओ हंसा। उन्हें नजरअंदाज करें। उनका जीवन उनके अपने हाथों में है। कुछ समय बाद जब वे चल रहे थे तो मेंगबाई ने अचानक यूनक्सियाओं की बाह पकड़ ली और घबराकर चिल्लाई, वहां देखो मास्टर, क्या वे चेन जेन और हान बाई नहीं हैं? ऐसा लगता है कि वे किसी के साथ संघर्ष में हैं। सामने सड़क पर भीड़ जमा थी। चेन जेन और हान बाई एक स्टॉल के सामने पुरुषों के एक बड़े समूह से घिरे हुए थे और वे सभी बहुत उत्तेजित दिख रहे थे, जैसे कि वे एक दूसरे से लड़ने जा रहे हों। जैसे ही यूनक्सियाओ आगे बढ़ा और चिल्लाया, क्या हो रहा है, उसका चेहरा काला पड़ गया। यंग मास्टर यूं, उसे देखकर चेन जेन और हान बाई दोनों खुश हो गए और वे जल्दी से चिल्लाए जैसे कि उन्हें पकड़ने के लिए एक तिनका मिल गया हो। चेन जेन एकत्रित भीड़ को धकेलते हुए यूनक्सियाओं के सामने पहुंचे और कहा, युवा मास्टर यून, हमें 100 वाटर मिल गया, लेकिन ये लोग अचानक प्रकट हुए और कहा कि वे इसे चाहते थे। वे हमें धमका रहे हैं। यूनक्सियाओ तुरंत समझ गया। 100 वाटर कहा है। यह गोल्डन सिक्ससन गोली के लिए मुख्य सामग्री थी और जी मेंग अपनी जान हथेली पर रखकर इसका इंतजार कर रहा था। यूनक्सियाओं को इसे प्राप्त करना ही था, चाहे कुछ भी हो, भले ही इसे पहले पुरुषों के समूह ने देखा हो। हान बाई ने समूह में एक आदमी की ओर गुस्से से इशारा किया और कहा, उसने इसे ले लिया। ठंडी मुस्कुराहट के साथ अधेड़ उम्र के आदमी ने गर्व से कहा, जिसे पहले मिलता है उसे मिलता है। परेशान होना बंद करो और यहां से चले जाओ।
अगर तुमने अपनी वह उंगली मुझ पर फिर से उठाई तो मैं आज उन सभी को काट दूंगा। यूनक्सियाओं ने उन पर नजर डाली। स्पष्टतः मनुष्यों का यह समूह किसी शक्ति के अधीन था। प्रमुख व्यक्ति सिर्फ एक 9 सितारा मार्शल मास्टर था, लेकिन उसके चारों ओर गार्डों के बीच एक मार्शल लॉर्ड और 2 महान मार्शल मास्टर थे। स्टॉल का मालिक डरकर बाहर चला गया और कांपती आवाज में अधेड़ उम्र के व्यक्ति से कहा, सीसर, आपने भुगतान नहीं किया है। उस आदमी की आंखें ठंडी हो गईं और उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं भुगतान नहीं करूंगा? अब यहां से निकल जाओ। यह मालिक चिंतित लग रहा था। द 100 वॉटर उनकी सबसे मूल्यवान वस्तु थी। कितना? यूनक्सियाओं ने हल्के से पूछा। 200 औसत दर्जे के प्राइमर्डियल पत्थर, मालिक ने 2 उंगलियां बढ़ाते हुए कहा। यूनक्सियाओं ने 200 मध्य श्रेणी के प्राइमर्डियल पत्थर निकाले और उन्हें उसे सौंप दिए। मैं इसे खरीदूंगा। धन्यवाद। लेकिन सामान? मालिक कृतज्ञतापूर्वक झुका, लेकिन वह चिंतित और शर्मिंदा दिख रहा था। आखिर बात उसके हाथ में नहीं थी। यह ठीक है, मैं इसे स्वयं लाऊंगा। यूनक्सियाओं ने उसे मुस्कुराया, फिर अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर देखा और कहा, अभी आपने क्या कहा? आप मेरे भाई की उंगलियां काटना चाहते हैं? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और भयानक मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या खुश नहीं? क्या आप हमारी ताकत और पृष्ठभूमि जानते हैं? यदि आप बुद्धिमान हैं तो कुछ बार झुकें और यहां से निकल जाएं। अन्यथा। यूनक्सियाओं ने अधीरता से उसकी बात काट दी। ठीक है, मुझे पता है कि क्या करना है। जैसे ही उसने ऐसा कहा, उसका दाहिना घुटना थोड़ा सा मुड़ गया और फिर उसने अपने दाहिने पैर को समूह में लात मार दी और खुद को बिजली की तरह आगे फेंक दिया। जब भीड़ ने उसे फिर से देखा तो वह पहले से ही उस आदमी के सामने था जो स्प्रिंग वाटर से बाहर झूल रहा था। वह बहुत तेज है। हर कोई अचंभित रह गया जब अधेड़ उम्र का आदमी ठंडी सांस ले रहा था। वह जमीन की ओर इशारा करते हुए जल्दबाजी में कुछ कदम पीछे चला गया और भयभीत होकर चिल्लाया, खून 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 कहां से आया? आह आह। लेकिन वह अगले ही पल चिल्लाया क्योंकि उसने पाया कि उसकी एक हथेली की सभी उंगलियां जड़ से कट गईं और उसकी हथेली बिना उंगली के रह गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर को चोट पहुंचाने की? तुम तो मरे हुए मांस हो। उसका एक रक्षक, एक महान मार्शल मास्टर, तुरंत क्रोधित हो गया। अपने मालिक के आहत होने के कारण जब वह वापस लौटेगा तो उसे गंभीर परिणाम भुगतना होगा। इसलिए वह गुस्से में दौड़ा और उसने एक कृपाण निकाली और यूनक्सियाओं के सिर पर दे मारी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह लड़का कौन है, वह यंग मास्टर को चोट पहुंचाने के लिए तैयार है। अगर मैं उसे मारने वाला पहला व्यक्ति बन सकूं तो मेरी सजा हल्की हो सकती है। अचानक उसने प्रकाश की एक चमक देखी और एक हल्की सी सीटी सुनी और अगली चीज जो उसने देखी वह खून की धार थी जो उसकी गर्दन से बह रही थी। तभी उसे अपनी छाती पर एक जोरदार झटका महसूस हुआ जिससे वह पीछे की ओर उड़ गया और भीड़ में जा गिरा। घबराकर अपने से दूर भाग रहे लोगों को देखकर उसे लगा कि उसकी चेतना धीरे धीरे खत्म हो रही है। आह! हत्या! दर्शकों में अफरातफरी मच गई। सभी चिल्लाने लगे और घटनास्थल से भाग गए, जबकि पास के स्टालों के मालिकों ने जल्दी से अपना सामान पैक किया और बहुत दूर चले गए और करीब आने की हिम्मत नहीं की। जो कोई भी मेरे भाइयों को चोट पहुंचाना चाहता है उसे मरना होगा। वध के देवता की तरह राक्षसी हत्या के इरादे से यूनक्सियाओं की आंखें फट गईं और हाथ में तलवार लेकर उसने दुनिया पर सर्वोच्च शासन करने वाले सबसे मजबूत योद्धा की तरह एक आक्रामक आभा निकाली। कई साल पहले उसने अपने भाई को बचाने के लिए पूर्वी सागर में 8000 मील के भीतर सब कुछ मार डाला था, जिससे पानी खून से लाल हो गया था क्योंकि समुद्री कबीले के अनगिनत विशेषज्ञ उसके हाथों में आ गए थे। कुछ दिन पहले जब किन रुक्स्यू का उसके ठीक सामने अपहरण कर लिया गया था तो इसने उसे पहले से ही बहुत उत्तेजित कर दिया था। उसके दिल में शक्तिहीनता और पश्चाताप की भावना भर दी थी जो आखिरकार अब फूट पड़ी। पीछे हटो तुम सब। वह एक 3 स्टार मार्शल मास्टर था,
लेकिन जियारोंग और अन्य सिर्फ योद्धा थे, इसलिए वे उसे कोई मदद नहीं दे सके। जोर जोर से चिल्लाने के साथ वह अपनी ओर आ रहे गार्डों पर टूट पड़ा। वे सभी मार्शल मास्टर थे, लेकिन कोई भी उसके एक वार से अधिक नहीं बच सका। उन सभी की गर्दन काटकर हत्या कर दी गई। वध के दृश्य ने बाकी मार्शल मास्टर्स को भयभीत कर दिया। उन्हें लगा कि उनके पैरों से ताकत चली गई है और वे लड़ने की हिम्मत खो बैठे। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, बेटा, अधेड़ उम्र के व्यक्ति के बगल में खड़े मार्शल लॉर्ड ने अंततः प्रहार किया और अंधेरे चेहरे वाली अपनी हथेली बाहर फेंक दी। आसपास के सभी मार्शल मास्टर्स हथेली के बल से उड़कर दूर जा गिरे, जो बीच हवा में संघनित होकर एक विशाल हरी हथेली बन गई और ऊपर से नीचे गिरते ही यूनक्सियाओं के चारों ओर शून्य को ढक दिया। आप किसका इंतजार कर रहे हैं, कमांडर होंग? क्या आप मुझे मरवाना चाहते हैं? यूनक्सियाओ चिल्लाया। अगर मैं आज यहाँ मर जाऊं तो तुम्हें भी नंगा कर दिया जाएगा और मार डाला जाएगा। उसी समय पास में ही कहीं छिपी हुई एक आकृति हवा में उछली और बिजली के बोल्ट की तरह तेजी से उड़ गई, हल्के से यूनक्सियाओं के सामने गिरी और साथ ही एक हथेली भी बाहर फेंक दी। दो बड़ी ताकतें टकराईं और अगले ही पल हरी हथेली उड़ गई। वह व्यक्ति यानवू के सिटी गार्ड्स का कमांडर होंग बिंग था, जिससे यूनक्सियाओं की मुलाकात शहर में पहुंचने पर हुई थी। बाद में जब उसे पता चला कि यूनक्सियाओ और कुछ अन्य लोग अकेले व्यापार मेले में जा रहे थे, तो उसने खतरे के डर से गुप्त रूप से उनका पीछा किया, क्योंकि मेले में बहुत अधिक जटिल शक्तियां थीं। लेकिन उसे वास्तव में हमला करने की उम्मीद नहीं थी। फिलहाल वह हैरान लग रहा था, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि यूनक्सियाओ ने उसे कैसे खोजा था। प्रतिबल ने मार्शल लॉर्ड को कई कदम पीछे धकेल दिया। जाहिर है हान बिंग उससे ज्यादा मजबूत था। क्रोध के आवेश में वह गुर्राया, तुम कौन हो? क्या तुम जानते हो कि मेरा यंग मास्टर कौन है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दूसरे लोगों के व्यवसाय में अपनी नाक घुसाने की? मैं हान बिंग हूँ, यानवू के सिटी गार्ड्स का कमांडर, उसने ठंडे स्वर में कहा। मुझे परवाह नहीं है कि आप कौन हैं। यह यानवू है और इस जगह की व्यवस्था बनाए रखना मेरा कर्तव्य है। ठीक है। उस लड़के ने मेरे यंग मास्टर को चोट पहुंचाई और मेरे यंग मास्टर के गार्डों को मार डाला। आप इसके बारे में क्या करेंगे? ओह, क्या उसने? मैंने केवल तुम्हें उस पर हमला करते हुए देखा था। यदि तुमने जो कहा वह सच है, तो मैं अपने लोगों से जांच करने के लिए कहूंगा। मार्शल लॉर्ड गुस्से में आ गए। यहां सभी शवों को देखो। क्या तुम्हें लगता है कि उन्होंने खुद को मार डाला? अपने गार्डों की मदद से अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपना रक्तस्राव और दर्द बंद कर दिया। भड़कते हुए वह दौड़कर आया और चिल्लाया, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? तुम सिर्फ एक कमांडर हो। यहां तक कि तियानशुई के सम्राट को भी मुझे देखकर कुछ सम्मान दिखाना होगा। अब जाओ और अपने शहर के भगवान को यहां ले आओ। क्या आप जानते हैं मैं कौन हूं? मैं जिंगयांग जी हूं, फायरक्रो साम्राज्य में जिंगयांग परिवार का उत्तराधिकारी। मैंने सोचा था कि वह कोई शक्तिशाली व्यक्ति है, लेकिन वह कोई नहीं निकला। होंग बिंग, उस मार्शल लॉर्ड को नियंत्रण में रखो और मुझे पहले उन सभी को मारने दो। जैसे ही उसने ऐसा कहा, यूनक्सियाओ ने फिर से अपनी तलवार से वार किया और एक और मार्शल मास्टर को मार डाला। अध्याय 127 दिंगलिंग। जिंगयांग जी इतने गुस्से में थे कि उनके मुंह से खून निकलने की नौबत आ गई। उसने सोचा कि उसके नाम और उसके परिवार की घोषणा करने से उसका प्रतिद्वंद्वी घुटने टेकने और उसके जूते चाटने से पहले डर से कांप जाएगा। इसके बजाय इसने उस व्यक्ति का संदेह दूर कर दिया और उसे और भी अधिक बेरहमी से मारने पर मजबूर कर दिया। इससे उसे उस समय से भी अधिक बड़ा झटका लगा जब उसकी उंगलियां कट गईं। यूनक्सियाओं के सामने मार्शल मास्टर्स तोप के चारे के अलावा कुछ नहीं थे। जल्द ही केवल एक महान मार्शल मास्टर ही बचा था। अपनी पुतलियां सिकुड़ जाने के कारण गार्ड ने अपनी तलवार खींच ली और जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने उसकी सील खोल दी। दूर दर्शकों की भीड़ के बीच लाल रंग की पोशाक वाली एक लड़की ने धीरे से अपने बालों को उंगली से घुमाया और भौहें चढ़ाते हुए कहा, सर यू, क्या मास्टर युआ हाओ जिस युवा व्यक्ति के बारे में बात कर रहे थे, वह तीसरे दर्जे का कीमियागर ली यूनक्सियाओ है।
उसके बगल में खड़े होकर सफेद बालों वाले सिर और युवा चेहरे वाला एक बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया और कहा, हाँ, जब से उसने व्यापार मेले में कदम रखा है मैं उसका पीछा कर रहा हूं। वह तेज आंखों वाला लड़का है। सौभाग्य से मैंने खुद को काफी गहराई तक छिपा लिया था, अन्यथा वह मुझे खोज लेता। लड़की आश्चर्यचकित दिखी। यह कैसे संभव है? देखिए, हालांकि वह केवल 4 सितारा मार्शल मास्टर है, वह 3 सितारा ग्रेट मार्शल मास्टर पहले से ही हारने के संकेत दे रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह केवल 15 साल का है ना? और फिर भी वह पहले से ही मार्शल आर्ट में इतना प्रतिभाशाली है। वह तीसरी श्रेणी का कीमियागर भी कैसे हो सकता है? यूरोंग की आंखों में आश्चर्य की झलक थी और साथ ही उन्होंने कहा, प्रत्येक युग इस महान भूमि पर नई प्रतिभाओं को सामने लाता है। आप एक अद्वितीय प्रतिभा हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह ली युनक्सियाओ इतना अमानवीय होगा। लड़की ने उसे एक प्यारी सी मुस्कान दी। आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं, सर यू। मैं प्रतिभाशाली नहीं हूं। क्या आपको लगता है कि हमें उन्हें रोकना चाहिए? अगर वह वास्तव में जिंगयांग जी को मार देगा तो वह मुसीबत में पड़ जाएगा। उसके शब्दों ने यूरोंग के चेहरे पर शिकन ला दी और उसने चिंतित होकर कहा, जिंगयान परिवार स्वयं कुछ भी नहीं है, लेकिन उनके पूर्वजों में से एक जूटियन संप्रदाय का बुजुर्ग है और हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि मैं उन्हें रोक दूं। उसने एक कदम उठाया और तुरंत गायब हो गया। इसे रोक। यूरोंग ने हल्के से अपनी छड़ी से युनक्सियाओ की तलवार की ओर इशारा किया और उसे वापस मार दिया। महान मार्शल मास्टर, जिसने सोचा कि वह मरने वाला है, डर से कांप गया और अपने घुटनों पर गिर गया और यूरोंग को कृतज्ञतापूर्वक घूरने लगा। यूरोंग ने दयालु मुस्कान के साथ कहा, जहां भी संभव हो उदार रहें बेटे। तुम्हें इतना निर्दयी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जिंगयांग परिवार एक ऐसा अस्तित्व है जिसे आप अपमानित नहीं कर सकते। यूनक्सियाओ की आंखें ठंडी हो गईं और उसने मजाक में कहा, जब से मैंने व्यापार मेले में कदम रखा है कोई मुझे देख रहा था और अब आखिरकार वह आ गया है। तो यह आप हैं, बूढ़े आदमी? क्या? यूरोंग चौंक गया और उसकी आंखें लगभग बाहर निकल गईं। कैसे? तुम्हें मेरी उपस्थिति का एहसास कैसे हो सकता है? उसने भयभीत होकर कहा। उसने सोचा था कि वह अच्छी तरह से छिपा हुआ है, लेकिन यह पता चला कि वह लंबे समय तक अपने लक्ष्य की निगरानी में था। हम्फ, एक तरफ हटो, मैं अभी तुमसे बात करने के मूड में नहीं हूं। इन 2 लोगों को मारने के बाद मैं तुमसे निपटूंगा। यूरोंग के चारों ओर घूमते हुए उसने अपनी तलवार उठाई और महान मार्शल मास्टर की ओर फिर से ब्लेड मारा। इसे भूल जाओ बालक। यूरोंग की छड़ी एक चालाक पैटर्न में चली और स्प्रिंग वाटर पर लगातार 3 बार थपथपाई, जिससे ब्लेड पर एक बड़ा बल लगा जिससे युनक्सियाओं की हथेली की त्वचा टूट गई और तलवार उसकी पकड़ से छूट गई। युनक्सियाओं की आंखों में क्रोध की झलक झलकी जब उसने कहा, एक 7 सितारा मार्शल किंग प्लम ब्लॉसम स्पीयर तकनीक। यूरोंग एक बार फिर चौंक गया। कैसे? आपको मेरी खेती का स्तर कैसे पता चला? आपको कैसे पता चला कि मैं प्लम ब्लॉसम स्पीयर तकनीक का उपयोग कर रहा हूं? हम्फ, युनक्सियाओं ने गुस्से में कहा, यदि तुम आज इस आदमी को बचाओगे तो तुम मेरे दुश्मन बनोगे और भविष्य में तुम अपने लिए एक बड़ी आपदा लाओगे। यूरोंग ने पाया कि उसके लिए इस युवक को देखना कठिन होता जा रहा था। वह व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया और कहा, मैंने यह आपकी भलाई के लिए किया, ये युनक्सियाओ। हालांकि जिंगयांग परिवार कुछ भी नहीं है, उनके पास एक पूर्वज है जो जूटियन संप्रदाय का बुजुर्ग है। यदि आप जिंगयांग जी को मार देंगे तो आप अपने लिए एक बड़ी आपदा लाएंगे। इस बीच होंग बिंग और मार्शल लॉर्ड ने भी लड़ना बंद कर दिया था। अपने चेहरे पर विशैला भाव रखते हुए और अपने घायल हाथ को पकड़कर जिंगयांग जी ने कहा, तो आपका नाम ली युनक्सियाओ है। मैं कसम खाता हूं कि मैं आपके पूरे परिवार को मार डालूंगा। चलो चलें। इतना कहने के बाद वह मुड़ा और मार्शल लॉर्ड और ग्रेट मार्शल मास्टर के साथ जल्दी से चला गया। युनक्सियाओ ने यूरोंग को उदासीनता से देखा। आपने उसकी बात सुनी। आप मुझसे नरम रहने के लिए कहते हैं और अब वह मुझे मारना चाहता है।
इसके अलावा उसने वह जड़ी बूटी भी छीन ली जिसकी मुझे अपने दोस्त की जान बचाने के लिए तत्काल आवश्यकता थी। अब मैं उसे कैसे बचाऊंगा? वह गुस्से से उबल रहा था, न केवल इसलिए कि वह जिंगयांग जी को मारने में विफल रहा था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उससे 100 वाटर छीन लिया गया था। उन्होंने जियारोंग पर एक सार्थक नजर डाली, जो तुरंत समझ गई और तुरंत मेंगवू, मेंगबाई, चेन जेन और हान बाई को भीड़ में पिघलाकर ले आई। यह यूरोंग व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। जिंगयांग जी हमेशा अहंकारी रहे हैं। आज आपसे इतनी बड़ी मार खाने के बाद वह स्वाभाविक रूप से इस मामले को आसानी से शांत नहीं होने देंगे। क्योंकि केवल मृत्यु ही हमारी शिकायत का समाधान कर सकती है, इसलिए तुमने उसे रिहा करके मुझे नुकसान पहुंचाया है। चिंता मत करो, तुमने आज जो किया है उसके लिए मैं तुम्हें भविष्य में भुगतान कर दूंगा। ठंडे स्वर में ऐसा कहने के बाद यूनक्सियाओ जाने के लिए मुड़ा। पकड़ना। यूरोंग ने उसकी धमकी भरी टिप्पणी को दिल पर नहीं लिया और इसके बजाय उसने पीछा किया और कहा, एक युवा महिला जिसकी मैं सेवा करता हूं, आपसे बात करना चाहती है। मैं मुफ्त में नहीं मिलता। आप मूर्ख मत बनो जो अच्छे और बुरे में अंतर नहीं कर सकता। क्यों? क्या तुम मुझे मजबूर करने जा रहे हो? ऐसा मत सोचो कि 7 सितारा मार्शल किंग अजय है। यूरोंग थोड़ा गुस्से में था। एक मार्शल राजा के रूप में वह जहां भी जाते थे उनका बहुत सम्मान किया जाता था, और फिर भी आज इस युवक द्वारा पहले ही कई बार उनका मजाक उड़ाया गया था। यदि किसी कारण से वह अब बोल न पाता तो उसने इस कृतघ्न लड़के को मार डाला होता। हालांकि 100 वाटर दुर्लभ है, मेरे पास कुछ है। एक मधुर आवाज गूंजी और फिर लाल रंग की पोशाक वाली लड़की चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ धीरे धीरे भीड़ से बाहर चली गई। ज्यादा उतावले मत बनो जवान आदमी। यह वास्तव में आपके अपने भले के लिए है कि सर यू ने आपको जिंगयांग जी को मारने से रोका। हालांकि आपके बीच अभी भी नाराजगी है, कम से कम अभी भी इस पर बात करने की गुंजाइश है। लेकिन अगर आपने उसे मार दिया होता तो पीछे मुड़कर नहीं देखा जाता। यूनक्सियाओ ने भौहें चढ़ाते हुए उपहास किया, इस पर बात करने की गुंजाइश है। क्या होगा अगर वह मुझे फिर से मारने के लिए किसी अन्य विशेषज्ञ को ले आए? लाल कपड़े पहने लड़की ने हंसते हुए कहा, अगर मैं सुलह की जिम्मेदारी ले लूं तो कैसा रहेगा? मुझे विश्वास है कि मैं इसे प्रबंधित कर सकती हूं। मुझे अपना परिचय देने दीजिए, मेरा नाम दिंगलिंगर है। यूनक्सियाओ मुस्कुराया और धीरे से कहा, ठीक है दिंगलिंगर, अब यह आप पर निर्भर है। मुड़े और अपने पीछे देखें। दिंगलिंगर और यूरोंग एक पल के लिए ठिठक गए और उसी समय वापस लौट गए। उन्होंने जिंगयांग जी को देखा, जो गुस्से से आग बबूला थे, पुरुषों के एक समूह के साथ उनकी ओर बढ़ रहे थे। उसकी द्वेषपूर्ण निगाहें यूनक्सियाओ पर टिकी थीं और उसके चेहरे पर एक क्रूर भाव था। उनके आसपास की भीड़ तेजी से सभी दिशाओं में तितर-बितर हो गई, मानो कोई तूफान आ रहा हो। इस गली में रुकने की किसी की हिम्मत नहीं हुई और सभी लोग दूर से ही देख रहे थे। नेता का चेहरा शांत था, उनके होठों पर मुस्कान का संकेत था। उसके आसपास के लोगों की आभा से देखते हुए वह भी किसी सुपर कुलीन परिवार का बेटा होना चाहिए, और उसकी स्थिति जिंगयांग जी से भी अधिक थी। जब उस आदमी ने दिंगलिंगर को देखा तो उसके चेहरे की मुस्कान आश्चर्य में बदल गई। मुझे आपको यहाँ देखने की उम्मीद नहीं थी, मिस लिंगर, उसने आश्चर्य से कहा। दिंगलिंगर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने सिर्फ यह वादा किया था कि वह यूनक्सियाओ के लिए इसका निपटारा कर देगी, और अगले ही पल जिंगयांग जी वापस आ गई थी। मैंने आपको यहाँ देखने की उम्मीद भी नहीं की थी, यंग मास्टर चेंगफेचे। मैंने इस मामले को शुरू से अंत तक देखा है और मुझे पता है कि कई गलतफहमियां हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं उनके लिए शांतिदूत बन सकता हूं। ओह, चेंगफेची ने एक अजीब सी मुस्कान दी। उसने यूनक्सियाओ पर नजर डाली, फिर सोच समझकर कहा, यह लड़का कौन है? मिस लिंगर को उसके लिए हस्तक्षेप करने के लिए। जिंगयांग जी का चेहरा चमक उठा। इस डर से कि चेंग फेची उससे सहमत हो जाएगी, उसने जल्दी से कहा, भाई फेची, आपको उसके द्वारा मूर्ख नहीं बनना चाहिए। यह दिंगलिंगर एक व्यापारी है जो केवल मुनाफा देखता है।
उसे इस लड़के द्वारा उसके लिए हस्तक्षेप करने के लिए अच्छा भुगतान किया गया होगा। हम भुगतान किया। यूरोंग ने अपनी छड़ी के सिरे को जमीन पर मारा, जिससे कई ईंटें टूट गईं। अगर मैंने तुम्हें अभी नहीं बचाया होता तो क्या तुम अब भी यहीं खड़े होते? क्या तुमने मुझे भुगतान किया है? उसने गुस्से से कहा। जिंगयांग जी कृतघ्न थे। उन्होंने व्यंग्य के साथ कहा, आपने मुझे सिर्फ उसे बचाने के लिए बचाया, क्योंकि अगर मैं मर गया तो वह बर्बाद हो जाएगा, भले ही उसके पास एक शक्तिशाली पृष्ठभूमि हो। हाँ हाँ, यूनक्सियाओ जोर से हंसा। फिर उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, अब तुम्हें और क्या कहना है, बूढ़े आदमी? यूरोंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मुझे एक कुत्ते को बचाने वाला समझो। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। डिंग लिंगर के चेहरे पर एक उदासी की झलक दिखाई दी। किसी की जान बचाने की कृपा किसी भी चीज से अधिक थी, लेकिन जिंगयांग जी ने इसकी बिल्कुल भी सराहना नहीं की, जिसने उसे एक बुरा आदमी साबित कर दिया। चेंग फीची की ओर देखते हुए उसने कहा, युवा मास्टर फीची, इसे एक एहसान के रूप में सोचें जो आप मुझे बेचते हैं। हालांकि मैं सिर्फ एक व्यापारी हूं। मेरी कंपनी तियान्युआन ट्रेडिंग कंपनी फायरक्रो साम्राज्य के 4 प्रमुख परिवारों झो, वांग, मो और चेंग के साथ कई व्यवसायों में शामिल है। इसके अलावा हमारे पास एक बहुत व्यापक नेटवर्क है और आप हमारे लोगों को स्वर्गीय मार्शल महाद्वीप के लगभग हर कोने में पा सकते हैं। तो आप क्या सोचते हैं? यूनक्सियाओ थोड़ा अचंभित हो गया। तो वे तियान्युआन ट्रेडिंग कंपनी से हैं। तियान्युआन ट्रेडिंग कंपनी वाणिज्य गठबंधन के सदस्यों में से एक थी। इसका प्रभाव व्यापक था, पूरे स्वर्गीय मार्शल महाद्वीप तक फैला हुआ था। वाणिज्य गठबंधन का गठन महाद्वीप पर विभिन्न आकार की कई व्यापारिक कंपनियों द्वारा किया गया था, जिसमें 7 स्थायी सदस्य और 13 सामान्य सदस्य शामिल थे। तियान्युआन ट्रेडिंग कंपनी स्थायी सदस्यों में से एक थी, जबकि मैरियट ट्रेजर्स स्टोर न केवल एक स्थायी सदस्य था बल्कि नेता भी था। ये व्यापारिक कंपनियां मूल रूप से पूरे महाद्वीप में फैले व्यापारिक संगठन थे। बाद में दूसरों द्वारा धमकाए जाने से बचने के लिए 7 सबसे मजबूत कंपनियों और 13 छोटी कंपनियों ने मैरियट ट्रेजर्स स्टोर के आह्वान के तहत वाणिज्य गठबंधन का गठन किया। वर्तमान में परिषद महाद्वीप पर महाशक्तियों में से एक के रूप में विकसित हो गई थी, जिसे किसी ने भी कम आंकने की हिम्मत नहीं की। चेंग फेइची ने कुछ देर इसके बारे में सोचा और फिर कहा, मिस लिंगर, ऐसा नहीं है कि मैं आपको यह उपकार नहीं देना चाहता। हम यहाँ एक साथ आए हैं और भाई जी फायरक्रो साम्राज्य के सभी कुलीन परिवारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस आदमी ने न केवल भाई जी के आदमियों को मार डाला, बल्कि उनकी 5 उंगलियां भी काट दीं। यह हमारे परिवारों के चेहरे पर एक तमाचा है। मैं उसे इस तरह माफ नहीं कर सकता। उसने अपनी आंखों में क्रूरता की झलक लिए हुए ऊपर देखा। लेकिन मुझे मिस लिंगर का भी कुछ चेहरा दिखाना होगा। जब तक यह आदमी 10 बार घुटने टेकता है और झुकता है, उसके डेंटियन को नष्ट कर देता है, उसके हाथ काट देता है और मेले के अंत तक व्यापार मेले के प्रवेश द्वार पर घुटने टेकता है, मैं उसे नहीं मारूंगा। आप क्या सोचते हैं? कृतज्ञ दृष्टि से जिंगयांग जी ने उत्साह से कहा, भाई फीची, आप बहुत दयालु व्यक्ति हैं। इस लड़के को इतनी हल्की सजा पाने के लिए खुद को भाग्यशाली मानना चाहिए।